चल चलिए जी, ग्राफिक डिज़ाइन विद फ्रीलांसिंग कोर्स क्लास नंबर 2 है। आज हमने कुछ मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करना है। मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ। न्यू फाइल में मैं अगर सोशल मीडिया पोस्ट बनाने लगा हूँ तो मुझे ज़रा मेजरमेंट यूनिट बताइएगा मैं कौन सा लूँ। मुझे जहन में नहीं रहा या भूल गया, मुझे ज़रा आप लोग गाइड कर दें। अच्छा, और अगर मैं प्रिंट फाइल लेने लगा हूँ तो ठीक है जी, वेरी गुड। क्रिएट, इसका मतलब है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कोर्स में। वेरी गुड। अच्छा देखें, होता क्या है कि नेक्स्ट हम आ जाते हैं। मैंने आप लोगों को पैटर्न्स वगैरह बना कर दिए थे। मैं अगर आपसे कहूँ कि ये एक फ्लैग है, अभी 23 मार्च गुजरा है। अगर आप पहले कभी एनरोल कराते तो आप ये फ्लैग 23 मार्च पे खुद बना लेते। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ कि ये फ्लैग आपने बनाना है तो आप बना लेंगे इसको? ठीक है, जो नो भी लिख रहे हैं कोई बात नहीं, अभी अभी आप कहेंगे जी हम बना लेंगे। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि सीधी सी बात है कि हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, इतना ड्रा करेंगे और ड्रा करने के बाद मैं इसे डी प्रेस कर देता हूँ ताकि ये डिफ़ॉल्ट कलर पर आ जाए। डी प्रेस करने से डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और मैं इसको यहाँ से लूँगा और थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। उसके बाद मैं इसको यहाँ से एक कॉपी लूँगा इस साइड पर, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर दूँगा और देन हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं और जूम करता हूँ इस तरीके से, और ऊपर से भी आकर इस तरह से। अच्छा, अब क्या करना है, कॉर्नर्स हमने इस तरह राउंड कर लेने और ये फ्लैग यहाँ तक रेडी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम मून एंड स्टार की बात करें तो वो कैसे बनेगा? हाँ जी, कोई आइडिया किसी को? इतना काम तो जितना आप लोगों ने सीखा है उसमें आप बड़े इजीली कर लेंगे। अच्छा देखें, हम अब यहाँ पर देखें, आप अगर टूल वैसे सीख रहे हो ना तो मे बी आपको उस तरीके से समझ ना आए, लेकिन जब हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं ना और उस प्रॉब्लम पे कहीं फंस जाते हैं या हमसे उसका सोल्यूशन नहीं निकलता तो उसके अंदर आपकी लर्निंग ज़्यादा होती है। मैंने एक सिनेरियो बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि उसमें हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जी जी, अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ कि जी ब्लैक कलर दे दें आप, और यहाँ से हम इसको यहाँ रख लेते हैं। बल्कि मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरह यहाँ रख रहा हूँ और इसके मैं 4 सेट बना लूँगा। 4 सेट बन गए। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे, यहाँ पर मैं सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर, पाथ फाइंडर में जाने के बाद हम आएंगे सबसे पहले यूनाइट पर। अच्छा, पाथ फाइंडर आएगा कहाँ से, विंडोज़, विंडोज़ में जाकर आप पाथ फाइंडर लेंगे। ये ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इसको अनचेक रखेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास शो नहीं होगा स्क्रीन पर। विंडो में जाकर अगेन अगर मैं पाथ फाइंडर पर क्लिक कर देता हूँ तो ये आपके पास वापस आ जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि
हमने 1 बाई 1 इनको देखना है। इन दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पाथ फाइंडर में हम आएंगे और यहाँ पर दो चीजें, एक पाथ फाइंडर है और एक शेप मोड्स है। शेप मोड्स में हम सबसे पहले वाले पर अगर क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि ये दो शेप की एक शेप बना देगा, यानी उनको यूनाइट कर देगा, एक कर देगा उनको। अच्छा, इस पे मैंने क्लिक किया, ये यूनाइट हो गया। सेकंड नंबर पर हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद मैं माइनस फ्रंट कर दूंगा। अब फ्रंट पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वाला। बैक पर कौन सा, ये वाला। यानी फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट माइनस हो जाएगा बैक वाले ऑब्जेक्ट में से, लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। देन हम क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट किया। थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन है। हाँ जी, ये तैमूर सर्वर कौन है? तैमूर सर्वर। चलें, मैंने तैमूर सर्वर को रिमूव कर दिया क्योंकि कोई भी जो है ना उल्टी सीधी हरकत क्लास में बिल्कुल भी बियरेबल नहीं है। हाँ जी, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? अच्छा, आपका ना कोई इंटरनेट इशू होगा, इंटरनेट स्लो होगा आपका, इसकी वजह से आपको आवाज नहीं आ रही होगी। समटाइम्स सिग्नल चले जाते हैं तो उससे भी आवाज नहीं आती। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर पर आवाज ब्रेक का इशू है। बाकी लोगों को भी है आवाज ब्रेक का इशू? लास्ट वाला रिपीट कर दूं? ठीक है, मैं करता हूँ, देख लें। ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक स्क्वायर यहाँ पर है, एक ये है। अच्छा, ये जो येलो स्क्वायर है ये इस वाले स्क्वायर से आगे है, यानी इसके ऊपर है, और ये वाला पीछे है। तो हम अगर इन दोनों को सिलेक्ट करें और इस पर मैं माउस ओवर करूं तो ये आपसे कहता है कि सब्ट्रैक्ट कर देता शेप एरिया को। अच्छा, नाम इसका क्या है? माइनस फ्रंट। ठीक है। अब माइनस फ्रंट अगर इसका नाम है तो क्या करेगा कि फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट बैक वाले ऑब्जेक्ट में से माइनस हो जाएगा। दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ से माइनस फ्रंट करेंगे तो ये इसको उसमें से वो एरिया कट कर देगा, यानी माइनस कर देगा बैक वाले ऑब्जेक्ट में से। थर्ड नंबर पर दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस पर माउस ओवर करता हूँ तो ये है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कहते हैं कॉमन एरिया को। यानी इंटरसेक्शन में क्या होता है कि यहाँ देखें, इस ऑब्जेक्ट का ये एरिया और पीछे वाले ऑब्जेक्ट का जो एरिया आपस में ओवरलैप हो रहा है, उसकी एक कॉमन कॉपी निकल आएगी। यानी मैं इसको अगर इस तरह करता हूँ तो ये एक कॉमन एरिया निकल आया। दूसरा एक एग्जांपल मैं इसकी आपको ऐसे दिखा देता हूँ। मैंने ये यहाँ रखा और इसको मैंने इस तरह से रोटेट किया। मैं कहता हूँ कि अब इंटरसेक्ट करें, तो अब इंटरसेक्ट क्या होगा, ये वाला एरिया जो इसके ऊपर आ रहा है वो कॉमन एरिया है, तो ये इसकी एक कॉपी बना देगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर पर इंटरसेक्ट में यहाँ करा के दिखा देता हूँ आपको। फोर्थ नंबर पर क्या है, ये है जी एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में क्या होता है, एक्सक्लूड इंटरसेक्ट के ऑपोजिट चलता है। कैसे कि इस केस में क्या होता है कि जब हम इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन एरिया रह जाता है, बाहर का एरिया रिमूव हो जाता है। इस केस में ये होता है कि बाहर जितना भी एरिया है वो बाकी बचेगा, कॉमन एरिया रिमूव हो जाएगा। लाइक मैं अगर इस तरह करता हूँ तो ये कुछ इस तरह हो गया। अभी आपको शायद समझना है कि ये क्या हुआ।
लेकिन अगर मैं इसको कोई कलर दे दूंगा तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या हुआ, और इसको मैं अगर यहाँ रख दूँ इस एरिया में, तो आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर ये एरिया मौजूद ही नहीं है। ये जो अभी मैंने 4 कॉन्सेप्ट बताए हैं शेप मोड्स में, ये सब लोगों को समझ आ गए हैं कि नहीं आए? जिस तरह हम क्लास में आगे चलते रहेंगे ना, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल, कंसीवमेंट लेवल बेहतर होता चला जाएगा। अच्छा, अब देखें, मैंने जी बिल्कुल ठीक है, आप प्रैक्टिस से, बल्कि सब लोग ही प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। अच्छा, एक बात फिर बता दूं, जितने भी लोग क्लास में हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, कोई भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि रूल्स के अगेंस्ट है, वो अगर आपकी तरफ से परफॉर्म हुई, किसी भी स्टूडेंट की तरफ से, तो उसको फौरी तौर पर रिमूव कर दिया जाएगा। एक दो वार्निंग आपको मिलेंगी इसमें कि आप यानी एक बार दो बार वार्न किया जा सकता है, तीसरी बार ग्रुप से भी रिमूव कर दिया जाएगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है, फिर आपने जिस भी कोर्ट में जाना हुआ कि जी हमारी फी नहीं रिफंड कर रहे और हमने रिमूव भी कर दिया, तो ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो रिकॉर्डिंग जो है ना एज प्रूफ दी जा सकती है कि जी ये स्टूडेंट सीखने में सीरियस नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा तीसरा, मैं आप लोगों से पहले भी कहा था कि जब भी आप क्लास ज्वाइन करेंगे अपने नेम से करेंगे, किसी और नेम से नहीं होगा। ये जो 18mm545 ये जो भी साहब हैं, इनको भी मैं रिमूव कर दूंगा अगर ये अपना नेम रीनेम नहीं करेंगे। हाँ जी, ये कौन है 18mm545? वॉइस आ रही है? चलें फिर अब। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप लोग किसी के साथ लिंक शेयर कर रहे हैं, नहीं तो जिस बंदे ने पे किया हुआ होता है ना, यानी पे करके कोर्स में एनरोल हुआ हुआ होता है, वो बिल्कुल सीरियस होता है, और वो कोई भी इस तरह की जो है ना यानी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, मैं देखता हूँ स्क्रीन शॉट को। अच्छा, मैं यहाँ से वेटिंग रूम ऑन करने लगा। ठीक है, अब कोई भी ज्वाइन करने लगेगा, वो सबसे पहले उसको मेरी इजाज़त चाहिए होगी, उसके बाद ज्वाइन करेगा। कोई भी जिन लोगों ने भी लिंक शेयर किया दूसरों के साथ, वो कोई भी अब क्लास में वैसे इन नहीं हो सकता। मुझे एक मिनट ज़रा देखने पे क्या स्क्रीनशॉट इन्होंने शेयर किया है ग्रुप में। अच्छा देखें, ये इसमें पता क्या है कि आप ये कर रही हैं, आप ये कर रही हैं कि आप अनम्यूट कर रही हैं अपने आप को। ठीक है, जब आप अनम्यूट अपने आप को करेंगी तो इधर से मैंने अलाउ नहीं किया हुआ, क्योंकि वॉइस हमने क्लास में पहली बात हो गई थी कि हम वॉइस अलाउ नहीं करेंगे। आपको अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो उस केस में आप हैंड फ्री चेंज कर लें, या हैंड फ्री उतार के देखें वैसे आवाज़ आ रही है कि नहीं। इसके अलावा कोई इशू नहीं हो सकता कि आवाज़ ना आए। या आप ज्वाइन विद ऑडियो करें, कहाँ है आपका आईडी? शौकत के नाम से, मलिक शौकत। आपको आवाज़ आनी चाहिए क्योंकि आपका माइक भी शो हो रहा है मेरे पास, और जो वीडियो आइकॉन है वो भी शो हो रहा है। आपको मेरी आवाज़ आनी चाहिए, हैंड फ्री वगैरह उतार कर या चेंज करके देखें। अच्छा,
नेक्स्ट, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया। अब देखिए होगा क्या कि मैं यहाँ से आता हूँ, अच्छा मैं यहाँ से आ रहा हूँ और मैं एक एलिप्स ले रहा हूँ। ये मैंने एलिप्स लिया, इस एलिप को अगर मैं यहाँ रखूँ और क्या करूँ कि मुझे ये मून मिल जाए, जी कोई बताएगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन हम यूज करें? ये जो नीचे जो चार ऑप्शन है शेप मोड्स वाले, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा यूज करें कि ये वाला एरिया रिमूव हो जाए और ये मून मिल जाए हमें? मैं अगर माइनस फ्रंट करके देखूं तो आप लोग ठीक कह रहे हैं, हम माइनस फ्रंट करेंगे तो हमें मून मिल जाएगा। जब हमें मून मिल गया, ठीक है, मून अब क्या है कि आप शेप को छोटा बड़ा करके अपने मून को जिस तरह का मर्जी दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, लाइक मैंने ये करके माइनस फ्रंट किया तो आपके पास कुछ इस तरह का मून आ रहा है। ठीक है, मैं इसको रखता हूँ, स्मॉल करता हूँ पहले शिफ्ट के साथ और यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, देन मुझे क्या करना है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ तो आपके पास यहाँ एक स्टार टूल आएगा। जब आप इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप अगर डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो कॉर्नर कम होते जाएंगे। अभी क्लिक आपने छोड़ना नहीं है, यानी लेफ्ट क्लिक को आपने होल्ड करके रखना है, और अगर आप अप की प्रेस करेंगे तो कॉर्नर्स बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, हमें कितने कॉर्नर्स चाहिए? 5। दूसरा ये कि इस वक्त जो स्टार आ रहा है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है। मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसके चारों साइडें एक जैसी हो जाएं। तो आप आल्ट की प्रेस करेंगे, आल्ट की प्रेस करने से क्या होगा कि ये बिल्कुल वैसा ही स्टार बन जाएगा जैसा कि उसमें हमने लगाया हुआ है इसके अंदर, जो हमारी असाइनमेंट है। इस पर जाकर यहाँ रखेंगे इसे और थोड़ा सा स्मॉल कर देंगे। मैं इसको यहाँ करके रख रहा हूँ। देन हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, कलर ग्रीन, ठीक है, देन इसको सिलेक्ट किया और इसको हम, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। तो आपकी ये फ्लैग वाली असाइनमेंट यहाँ पर कंप्लीट होगी। क्या समझ नहीं आया? अच्छा, स्टार का दोबारा बता दूं, मेंशन कर दिया करें सर, इस पॉइंट से समझ नहीं आया तो आप बता दें। अच्छा देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप स्टार लेते हैं ना, स्टार में आप अपने कीबोर्ड पर जो एरो कीज हैं उसमें से अप की को प्रेस करेंगे तो कॉर्नर्स बढ़ेंगे, डाउन की को प्रेस करेंगे तो कॉर्नर्स कम होंगे। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस वक्त जो स्टार है वो अगर आप देखें तो बाहर की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ है, यानी ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी बाहर की तरफ हाइट में आ रही है। अच्छा, मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेट बन जाए, तो आप आल्ट की प्रेस करेंगे, आल्ट की से क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके चारों साइडें बिल्कुल स्ट्रेट हो गई हैं। हाँ जी, ये समझ आया। क्या नाम है, मुस्फिरा, मुस्फिरा रेहान, ये जो पॉइंट अभी मैंने बताया ये समझ आ गया? अच्छा, मून का गेन बता दें, ठीक है मैं बताता हूँ। और हम चाहते हैं मून का फेस, जी सिर्फ ओनली आल्ट की प्रेस करेंगे तो आपके ये जो ये स्टेट हो जाएगा।
अच्छा देखिए, जो है ना शीजा का क्वेश्चन और इसका मलिक शौकत का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इनको मैं दोबारा कर रहा हूँ, देख लें। ये हमारे पास हमने सर्कल लिया और इसी सर्कल की एक कॉपी ले ली। जब कॉपी ली तो अब देखिए, आप ये समझे, मैं इसको ना कोई और कलर दे रहा हूँ, आप ये समझे जो वाइट है ना ये आपका मून है। आपने क्या करना है कि इसको स्मॉल करके, ठीक है, या इसको लार्ज करके आप देख सकते हैं कि आपका मून कैसा दिखेगा जो वाइट में आ रहा है। ठीक है, मैं इसको स्मॉल कर रहा हूँ और अंदर की तरफ चला रहा हूँ, और स्मॉल कर रहा हूँ और अंदर की तरफ चला रहा हूँ। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा अंदर चला देते हैं। अब जो वाइट एरिया बच रहा है ना वो आपका मून है। आप उसको जैसे चाहे एडजस्ट कर सकते हैं, बेशक आप इसको इस तरह बड़ा कर लें, बेशक आप इसको छोटा कर लें। मैं अभी यहाँ से पकड़कर माइनस फ्रंट करूंगा तो आपके पास ये बचेगा। हाँ जी, दोनों का क्वेश्चन क्लियर हो गया। नीचे की तरफ मुझे समझ नहीं आ रही। नीचे की तरफ से मतलब यानी इस तरह कह रही हैं आप? इस तरह कर लें, आप उसको नीचे की तरफ हो गया, आपने इसको करना है, आप इसको यहाँ से पकड़कर रोटेट कर लें, जिधर को मर्जी कर लें उसका मुंह। ये कह रही हैं या अभी भी कुछ और कह रही हैं? चलें, ठीक है, समझ आ गई कि नहीं शीजा? चलें, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे कहा जाए कि मैं दोबारा वही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपसे कहा जाए कि ये फ्लैग वाली असाइनमेंट बनानी है तो क्या जवाब होगा आप लोगों का? फ्लैग वाली असाइनमेंट बना लेंगे? चलिए जी, सब लोग अब इस बात को एग्री कर लिया उन्होंने कि बना लेंगे सब लोग। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है? मंकी शेप। ये वो मंकी शेप है जो आप लोगों ने किसमें की थी? डेमो क्लास में। अब इसमें कुछ इसके ऊपर हेयर्स हैं, आईब्रोज हैं, ईयर्स के अंदर वाला कुछ पार्ट है, ये कैसे बनेगा इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो नीचे मौजूद हैं, यानी पाथ फाइंडर के अंदर, उनको ज़रा डिस्कस कर लूँ, उसके बाद हम आते हैं इस पर। ये की शेप लगाकर बता रहा हूँ आपको, यानी कुछ इस तरह से। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जितने भी पीसीज हैं ये सेपरेट सेपरेट मेरे पास आ जाए, यानी ये पीस अलग हो, ये वाला पीस अलग हो, ये अलग हो। अभी तक क्या हो रहा था, या तो एक शेप बन रही थी, या फिर ऊपर की शेप बाकी बचती थी, या फिर ये कॉमन एरिया बचता था, या फिर ये होता था कि सेंटर वाला पार्ट उड़ जाता था, बाकी का मौजूद रहता था, ऐसे। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि तीनों शेप मौजूद रहें। उसके लिए जब मैं इन सबको सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर में आकर नीचे वाला डिवाइड को प्रेस करूंगा। अच्छा, डिवाइड प्रेस करने से ये आपके पास ऐसे नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको अनग्रुप कर देना है। जब आप अनग्रुप करेंगे तो अनग्रुप में ये पीस अलग हो चुका है, ये पीस अलग हो चुका है और ये वाला पीस अलग हो चुका है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से आपके पास आ रहा है ट्रिम। अच्छा, देखिए मैंने ट्रिम किया तो
मैं जरा डिफरेंट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको यहाँ से अगर ट्रिम करता हूँ तो ट्रिम में क्या होगा कि ट्रिम होगा ये, राइट क्लिक करके मैं अगर इसको कहता हूँ अनग्रुप करें तो अनग्रुप से ये आपके पास इस तरीके से वही हो गया जो माइनस फ्रंट है। रिवर्ट कैसे, अच्छा ये देख लें। आप कोई भी जब काम करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आप उसको अनडू कर लें, एक होता है रीडू कर लें। अच्छा, अनडू एंड रीडू को आप इस तरह से समझ लें, ये वैसे आमतौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में भी होता है कि आपने जो भी काम किया है आपने उसको रिवर्ट बैक करना है, ठीक है। और रीडू होता है कि आपने उसको फॉरवर्ड चलाना है, यानी जिस पोजीशन पर आप थे आप उसी पे वापस जाना चाह रहे हैं। एग्जांपल दे देता हूँ, अभी तक मैंने जो भी काम किए मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस जी बटन मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस जी फॉर अनडू, ठीक है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से कट किया, कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ये देखें अब ये सारा काम रिवर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा वापस आ जाए जिस पॉइंट पर मैं खड़ा था, मैं कहता हूँ गलती से मेरे से अंडू हो गया है और मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ। तो कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट की भी ऐड कर लें और फिर जी प्रेस करें तो ये फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाएगा, जो भी चीज़ें जैसे मैंने कंट्रोल जी अंडू लिखा था वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको चाह रहे हैं रीडू करना, रीडू के लिए मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। हाँ जी, अंडू रीडू समझ आ गया, अंडू रीडू। यानी कंट्रोल जी एंड कंट्रोल शिफ्ट जी। अच्छा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आप ये देखें कि क्या हुआ, ये सेम माइनस फ्रंट वाला ही काम हुआ है, लेकिन आपके पास दोनों शेप्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। यानी क्या हो रहा है कि शेप मोड्स वाला जो काम है, नहीं कंट्रोल वाई इसके अंदर नहीं है, वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहे हैं। कंट्रोल वाई से तो वो होता है कि आपका ये आउटलाइन मोड में चला जाएगा, कंट्रोल वाई या F4 होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अच्छा, देखें क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपके शेप मोड्स जो हैं वो आपके पाथ फाइंडर उनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, थोड़ी सी समझ लें कि उनकी फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अच्छा, देखें मैं यहाँ से कंट्रोल सी कर रहा हूँ, यहाँ तक थे हम, ये क्या है, ये दोनों अलग अलग शेप है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि सेम यही कलर होगा, अब क्या करेगा, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया एंड क्लिक किया, अभी भी सेम, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट जी करूं तो ये कंट्रोल शिफ्ट जी मैं क्यों कर रहा हूँ, अनडू सॉरी अनग्रुप करने के लिए, यानी ये जो अनग्रुप कर रहा हूँ उसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से आ जाऊँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने किसी दो चीज़ों को ग्रुप करना है तो उसके लिए आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा, यानी इस वक्त ग्रुप बन चुका है। मैं अगर एक को मूव करूंगा तो दूसरा उसके साथ मूव हो रहा है, इसको मूव करूंगा तो दूसरा इसके साथ मूव हो रहा है। अच्छा, यानी यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ ये किसके लिए है, अनग्रुप के लिए, ठीक है। और कंट्रोल प्लस जी किसके लिए है, ग्रुप करने के लिए। अच्छा, आपके पाथ फाइंडर में जो भी आप काम करते हैं, ये जो नीचे वाले जो 5-6 ऑप्शन है, इसमें आप जब भी कोई कमांड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि उसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
अनग्रुप करना पड़ेगा, यानी कंट्रोल शिफ्ट जी करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम इसको, मैं कंट्रोल शिफ्ट जी कर रहा हूँ, अनग्रुप हो गया, अब ये अलग अलग है। मैंने यहाँ से कॉपी ली, ठीक है, और सबसे पहले मैं कलर डिफरेंट कर रहा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इस पर आए तो ये क्या लिखा हुआ है, मर्ज। मैंने इस पे क्लिक किया, तो अगर मैं इसको अब अनग्रुप करूं और देखूं, तो क्या ये सेम वही काम नहीं किया इसने जो ये ट्रिम कर रहा था? हाँ जी, ये चीज देखें कि मर्ज एंड ट्रिम दोनों एक जैसा काम नहीं कर रहे। क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा, देखें, लेकिन अगर ऐसा हो कि ये भी रेड हो और ये भी रेड हो, दोनों कलर अगर सेम हो, ठीक है, और मैं अगर अब इसको ये मर्ज करूं, तो ये अब कौन सा काम करेगा जो कि आपका यूनाइट कर रहा था? यानी इसने अगर सेम कलर होंगे तो यूनाइट का काम करेगा, और अगर कलर डिफरेंट होंगे तो सेम वही काम करेगा जो आपका ट्रिम कर रहा था। ये पॉइंट अंडरस्टैंड किया है कि नहीं किया? यानी आपका ये जो मर्ज है, ये अगर डिफरेंट कलर होगा तो फिर आपका ये काम कर रहा होगा ट्रिम की तरह, और अगर कलर सेम होगा तो फिर काम कर रहा होगा यूनाइट की तरह। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, ये क्या होता है कि क्रॉप क्रॉप में ये कुछ इस तरह से करता है कि अगर आप, मैं इसको कर रहा हूँ स्टॉप पर, और इसको हम अगर कह दें क्रॉप करें, तो क्रॉप में ये आपको कुछ अजीब सा रिजल्ट देगा। मैं इस पे करता हूँ एलिप्स, और एलिप्स में हम डिफ़ॉल्ट कलर कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे ले जा रहा हूँ, कुछ इस तरह से। अच्छा, ये हमने क्रॉप किया, तो क्रॉप में क्या करता है कि एक शेप को एक शेप को बिल्कुल खत्म कर देता है, उसका जो ओवरलैपिंग पाथ है वो दूसरी शेप में नजर आने लगता है, बस ये कर रहा होता है। यानी आपको एक शेप कंप्लीट नजर आएगी, मींस मर्ज के लिए सेम कलर होना चाहिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मर्ज के लिए सेम कलर का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर मर्ज सेम कलर का होगा तो यूनाइट की तरह परफॉर्म करेगा, और अगर आप मर्ज जब कर रहे हैं अगर डिफरेंट कलर होगा तो ट्रिम की तरह परफॉर्म करेगा। ये मैं कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप सेम कलर लें। अच्छा, यानी ये क्या करेगा कि उसके अंदर कुछ हाफ, यानी वो शेप जो ओवरलैप हो रही थी वो उसके अंदर दिखाना शुरू कर देगा। मैं अगर इसको यहाँ से थोड़ा सा और इनसाइड ले जाता हूँ, तो अब ये उतनी शेप जितनी आपको ये नजर आ रही है उतनी आपको इनसाइड दिखानी शुरू हो जाएगा। इतना कोई यूज नहीं है इसका, जिन चीजों का यूज है वो मैं आपको ऊपर 4 बता चुका हूँ, या फिर ये नीचे से ये 2 3 है। अच्छा, फिर अगर इस पे आ जाए, तो ये आउटलाइन में कन्वर्ट कर देता है। आपने जो भी कलर फिल किया हुआ लाइक किए है, इस पर आपने क्लिक किया तो ये इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर देगा और एक शेप बना देगा। और जब आप इसको कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे, तो ये स्ट्रोक अलहदा है, ये स्ट्रोक अलहदा है, और ये स्ट्रोक अलहदा है, सारे स्ट्रोक वाइज अलग अलग कर देगा। यानी ये बात ध्यान में रखिएगा, जब आप पाथ फाइंडर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जब भी अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट जी करना है, यानी ये वाला अनग्रुप करना है उसको। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि माइनस फ्रंट माइनस बैक, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस नजर आ जाए। हम जब ये करके माइनस फ्रंट करते थे तो क्या होता था, ये वाली शेप ऊपर वाली नीचे वाले में से माइनस हो जाती थी। लेकिन अगर मैं इस पर माउस ओवर करूं तो ये कह रहा माइनस बैक, तो ये क्या करेगा, इसके ऑपोजिट चलेगा,
यानी अगर मैं माइनस बैक कर देता हूँ तो ये वाली शेप जो नीचे थी बैक पे थी वो फ्रंट वाले में से माइनस हो जाएगी। यानी ये क्या करता है, ये फ्रंट को बैक में से माइनस करता है और ये बैक को माइनस में से फ्रंट में से माइनस कर रहा होता है। ये पाथ फाइंडर वाला शेप मोड्स और पाथ फाइंडर के जितने भी मैंने ऑप्शंस बताए हैं ये सबको अच्छे से समझ आ गए। जी अच्छा, अब देखें कि हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, मंकी शेप। मंकी शेप में अच्छा, मंकी शेप पर भी जाने से पहले यहाँ पर ये जो अभी मैंने ऊपर वाले जो चार आपको चीजें बताई हैं इन्हीं को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करने लगूं। देखें होगा क्या कि मैंने इसको यहाँ से उसी तरह से कॉपीज ले ली चार। अच्छा, अब क्या है, अब ये देखें इस वक्त एंटर होने जा रहा है डेविड कॉर्वे। ऐसा अंग्रेज तो कोई भी जो है एडमिशन नहीं हुआ किसी ऐसे अंग्रेज का। अब ये डेविड कार्वे कौन है, आप लोगों ने कहीं लिंक शेयर किया जिसकी वजह से उल्टे सीधे लोग ग्रुप में एंटर होना चाह रहे हैं, इसमें क्लास में एंटर होना चाह रहे हैं, जिन पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि जब भी कोई एंटर होने लगेगा पहले यहाँ से मैं एडमिट करूंगा तो एंटर होगा, नहीं तो वो क्लास से बाहर ही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैं सेम वही चीजें जो ऊपर अभी मैं करके आया हूँ उसके लिए मैं कुछ आपको एक टूल बताने लगा हूं। देखें ये आपके पास एक टूल है, अगर मैं इस पे माउस ओवर करूं तो इसका नाम है शेप बिल्डर और इसका शॉर्टकट की क्या लिखा नजर आ रहा है, शिफ्ट प्लस एम। यानी आप अगर उसके आगे देखें तो शिफ्ट एम लिखा हुआ है, आप जाके क्लिक कर लें या शिफ्ट एम प्रेस कर लें सेम चीज है। अच्छा, अब एक चीज देखें, इस वक्त मैं अगर इस पर हूं, यानी इस पर मैं अगर आऊं और इस तरह से कुछ भी करना चाहूं तो नहीं होगा, उसकी रीजन क्या है कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, क्या रीजन है उसकी? मैं इसको इस पे चलाना चाह रहा हूँ नहीं चल रहा। चलें, जो पहला रूल मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन जरूरी है वो आप लोगों को पता है। अच्छा, ये देखें, अब आप किसी भी टूल को सिलेक्ट कर लें इलस्ट्रेटर में, अगर आप कंट्रोल की प्रेस कर लेंगे तो ये कौन सा टूल आ रहा है आपके पास, मैं कंट्रोल की को प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल की को प्रेस करने से कौन सा टूल वक्ती तौर पर स्विच हो जाता है? यानी आपके पास सिलेक्शन टूल का आइकॉन आ जाता है। ठीक है, अब देखें सिलेक्शन टूल जब मैं सिलेक्ट करूंगा ना तो ये आपको इस वक्त डार्क हुआ हुआ नजर आ रहा है और अब वो आपके सामने है कि जी आपने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है, लेकिन मैंने सिलेक्ट ये किया हुआ डार्क इस वक्त ये है। अगर आप किसी भी टूल के होते हुए सिलेक्शन टूल को वक्ती तौर पर लाना चाहें, क्यों, क्योंकि आपने इसकी सिलेक्शन नहीं की हुई, मैं चाहता हूं कि ये टूल मैं छोड़ूं भी ना और मैं सिलेक्शन कर लूं किसके जरिए, सिलेक्शन टूल के जरिए, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि सेलेक्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को कौन सा टूल यूज होता है, सिलेक्शन टूल यूज होता है। तो मैं अगर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस कर लूं तो वक्ती तौर पर मुझे ये देखिए अभी सिलेक्टेड यही है, वक्ती तौर पर क्या अवेलेबल हो गया, सिलेक्शन। मैंने इसे ड्रैग किया, दोनों सिलेक्ट किए और कंट्रोल छोड़ा तो वापस क्या आ गया,
हाँ जी, वापस क्या आ गया मेरे पास? कौन सी की प्रेस होगी? प्लस तो नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, शेप बिल्डर आ गया वापस। अब देखिए, मैं अगर इसको यहाँ से ड्रैग करूं और यहाँ तक ड्रैग कर दूं तो कौन सा काम हुआ? हाँ जी, बताते जाएं, जरा लिखते जाएं साथ साथ। कौन सा काम हुआ? यूनाइट हो गया। यूनाइट हुआ, यूनाइट। मर्ज तो खैर एक अलग टर्म है ना, मैं ऊपर वाले ये जो चार अभी आपको करके दिखाए थे इनमें से पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैंने अगेन कंट्रोल की प्रेस की, सिलेक्शन टूल लिया, इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल की छोड़ी तो वापस मेरे पास वही चीज आ गई। अब इस वक्त शेप बिल्डर के साथ एक छोटा सा प्लस साइन आ रहा है। अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करके इसको यहां से यहां तक ड्रैग करूं तो कौन सा काम हो गया? हाँ जी। माइनस फ्रंट। अगेन मैंने कंट्रोल की प्रेस की, इनको इस तरह से सिलेक्ट किया और यहां से मैं ऑल्ट की प्रेस करके यहाँ सेंटर में आकर एक बार क्लिक कर रहा हूँ। सॉरी, क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, तो ये कौन सा काम हो गया? हाँ जी, बताते जाए साथ साथ। इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है। अब इसके साथ कंट्रोल की प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया और आल्ट के साथ, आल्ट से क्या होता है, माइनस हो जाता है, यहां से मैंने ये वाला एरिया माइनस कर दिया। जब मैंने ये एरिया माइनस करके यहाँ रखा तो ये आपके सामने है, ये चीज माइनस हो चुकी है, यानी ये ऊपर वाला काम हमने परफॉर्म कर लिया। ठीक है। मैं इसको अगर कलर येलो दे दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हुआ है। अच्छा, देखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा एक दफा देख लें। सिंपली दो चीजें हैं इसके अंदर। नंबर एक तो ये है कि आप जब भी किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं और शेप बिल्डर ले लेते हैं तो वो चलता प्लस में ही है। यानी क्या करेगा कि इन शेप्स को आपस में मर्ज कर देगा, इसको साथ मिलाएंगे, इसको मर्ज कर देगा, जितनी मर्जी मर्ज कर लें। यानी इसको इसके साथ मर्ज कर दें, फिर इनको इस तरह मर्ज कर लें। ठीक है। अच्छा, ये जो प्लस साइन आ रहा है ये क्या काम कर रहा है? मिलाने का काम कर रहा है। अच्छा, अगर मैं अपने कीबोर्ड से सिर्फ ऑल्ट की प्रेस कर लूं तो ये जो इसका जो शेप बिल्डर के आइकॉन के साथ जो प्लस साइन था वो किस में चेंज हो गया? माइनस में। आप देखें, मैं जैसे ही ऑल्ट प्रेस कर रहा हूं तो प्लस किस में? माइनस में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये अब कटिंग का काम करेगा, यानी मैं अगर इसको ऑल्ट के साथ यहां से यहां तक चला दूंगा तो ये कटिंग कर देगा। ये सिंपल एक सादा सा फार्मूला है कि अगर आल्ट की नहीं प्रेस है और आपके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके आपने इस तरह चलाया तो उनको कंबाइन करेगा, और अगर आपने ऑल्ट की के साथ चलाया तो माइनस करेगा। ये सादा सा फार्मूला है जिसके जरिए हम शेप बिल्डर टूल के जरिए ऊपर वाले सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। दोबारा देख लें, कंट्रोल जी कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो प्लस साइन आ रहा है इसके साथ शेप बिल्डर, ये शेप बिल्डर के साथ बाय डिफॉल्ट प्लस साइन आ रहा है। अगर मैं इसको यहां से ड्रैग करूं इस तरह से तो ये क्या करेगा? दो शेप्स को आपस में मर्ज कर देगा या यूनाइट कर देगा या उनको एक कर देगा। दूसरा तरीका क्या है कि मैं अगर इसको ऑल्ट की के साथ इस तरह ड्रैग करूं तो ये दो शेप को, यानी जिस शेप के ऊपर भी आप ड्रैग करेंगे वहां से उस शेप को उड़ा देगा। यानी अगर आल्ट नहीं प्रेस है तो मर्ज का काम करेगा, और अगर आल्ट प्रेस है तो यहाँ से उड़ाने का काम करेगा, यानी उसको खत्म कर देगा वहां से। यानी आप जितने एरिया में चलाया उतना एरिया खत्म, आपने ऊपर की तरफ चलाया तो ऊपर वाला एरिया खत्म, आपने इस पे चलाया तो ये एरिया खत्म।
कह सकते हैं क्रॉप, यानी खत्म करना या कट करना, कुछ इसी तरह का मीनिंग होता है क्रॉप का। अच्छा, यानी शेप बिल्डर में दो चीजें हैं, एक प्लस है एक माइनस है। अगर आप प्लस के साथ चला रहे हैं तो सबको वो जोड़ना शुरू कर देगा, और अगर आप माइनस के साथ चला रहे हैं ऑल्ट की को प्रेस करके, तो वो क्या करेगा कि उन शेप्स को वहां से माइनस करनी शुरू कर देगा। अच्छा, शेप मोड्स, पाथ फाइंडर एंड शेप बिल्डर, ये कैसे काम करते हैं, ये इसके हवाले से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो लिख दें ऑल क्लियर, नहीं तो कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ओप्पो F5 यूथ, ये कौन है, अगर अपना नाम मेंशन करें। ओप्पो F5 यूथ। नहीं तो मैं आपको वेटिंग रूम में पुट करने लगा हूँ, वहां से फिर आप वापस नहीं आएंगे। नेम मेंशन करें ओप्पो F5 यूथ। अच्छा चलें ठीक है। ये जो शेप बिल्डर से मैंने की है, इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि शिफ्ट प्लस एम इज इक्वल टू शेप बिल्डर। ठीक है, देन आप आ जाएं। अगर तो कोई की प्रेस नहीं है तो वो प्लस में चलेगा, यानी डिफॉल्ट बिहेवियर उसका क्या है, प्लस। ठीक है, अगर आप उसको माइनस करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे। हाँ जी ठीक है। जी मुबारक। अच्छा, अब हम इन सबको मिलाकर आगे की असाइनमेंट ऐसे स्पीड के साथ कर सकते हैं। लाइक मैंने एक ओवल लिया, ठीक है, इस ओवल की इस साइड पर एक कॉपी ली, और कॉपी लेने के बाद मैंने इसको स्मॉल कर दिया, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेच कर रहा हूँ या खींच रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको इस तरह किया। अच्छा, अब क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का एक ग्रुप बना लेना। मैं यहाँ से ना फिल नन कर रहा हूँ ताकि स्ट्रोक एक दूसरे में से आर पार नजर आ रही है। ऐड ऑलरेडी होता है क्या, ऐड तो इसका बाय डिफॉल्ट है ना, यानी शेप बिल्डर में बाय डिफॉल्ट ऐड ही है। और जब आप आल्ट की प्रेस करेंगे तो उस वक्त वो उसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में। अच्छा देखें, यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझानी है अलाइनमेंट से रिलेटेड। मैंने इसको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मैंने इसके सेंटर में करना है, तो मैं सबसे पहले इसको करूंगा ग्रुप। अब क्या है कि ये एक पूरा एक ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये एक पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया इसके साथ, और यहाँ से की ऑब्जेक्ट बनाकर मैंने इसको यहाँ से सेंटर कर दिया। अभी की ऑब्जेक्ट क्या है और सेंटर क्या, अलाइनमेंट्स होती क्या है, इनको समझना जरूरी है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको इधर रख रहा हूँ, अलाइनमेंट से हम वापस आ जाएं तो फिर हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा देखिए, ये मैंने एक शेप बनाई, ठीक है, इस शेप को मैंने चने को शेप बनाई।
ये कोशिश नहीं। अच्छा, अब क्या है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली शेप इसके टॉप पर और इसके लेफ्ट पर आ जाए। आप क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने लेफ्ट करना है तो अलाइनमेंट पैनल आपका कहाँ से आएगा, विंडो में जाकर ये ए में सबसे पहले रखा हुआ होगा। यहाँ पर अभी नहीं शो हो रहा, मैं विंडो में जाता हूँ, अलाइन पर अगर क्लिक करूंगा तो ये आपके पास वापस आ जाएगा। मैंने इसको यहाँ एडजस्ट किया हुआ। आप भी इसी तरह का कोई भी वर्क स्पेस बना सकते हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे बनता है। अच्छा देखिए, हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको कहा लेफ्ट कर दें। अब मैंने लेफ्ट कहा था इन दोनों को, ये उठ के यहाँ पर क्यों अलाइन हो गया, उसकी एक रीजन है, वो जरा समझ लें। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप नया इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करेंगे उसमें आपको ये कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखेंगे, आप कहेंगे सर ऑप्शन नहीं पूरे आ रहे। आपने इस जो फ्लाई आउट बटन है इस पर क्लिक करना है और इसको कह देना है कि शो करें ऑप्शन जो आपने हाइड की हुई है। इस पर क्लिक किया तो नीचे आपको सारी ऑप्शन शो देंगी। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप अलाइनमेंट करने लगे हैं तो उसके तीन स्टैंडर्ड्स हैं। एक तो ये कि आप अलाइनमेंट करें सिलेक्शन के साथ, दूसरा ये कि आप अलाइन करें की ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है अलाइन टू आर्टबोर्ड। इस वक्त अगर आप देखिए तो टिक लगा हुआ है अलाइन टू आर्टबोर्ड पर। इसका मतलब ये है कि मैं जब भी किसी भी तरफ लेफ्ट राइट या सेंटर करूंगा तो वो आर्ट बोर्ड के सेंटर में आ रहा होगा। यानी हमारे क्या है, आर्ट बोर्ड का साइज आपके सामने है। मैं इसको जरा पूरा आपके सामने ले आता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ टॉप कर दें तो आर्ट बोर्ड के टॉप, आर्ट बोर्ड के बॉटम, आर्ट बोर्ड के लेफ्ट, आर्ट बोर्ड के राइट पर ये मूव कर रहा है। अच्छा, अब इसका क्या करें हम। हम चाहते हैं कि आर्ट बोर्ड के साथ ना हो बल्कि ये सिलेक्शंस या ऑब्जेक्ट आपस में अलाइन हो। तो दूसरे नंबर पर हम यहाँ से इस पर आते हैं अलाइन टू सिलेक्शन। अच्छा, जब मैंने अलाइन टू सिलेक्शन कहा और इसको मैंने यहाँ रखा है, ठीक है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और लेफ्ट किया तो ये ऑब्जेक्ट इसके लेफ्ट पर आ गया, ठीक है, ये राइट पर आ गया। यहाँ से ये टॉप है और ये बॉटम है। आप इसको सेंटर कर सकते हैं, सेंटर बॉटम, ठीक है। अच्छा, आप देखिए मैंने सेंटर बॉटम किया तो क्या हो रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट मूव हो चुके हैं अपनी जगह से, ठीक है। और मैं अगर इसको इक्वल करता हूँ तो फिर दोनों ऑब्जेक्ट मूव हो चुके हैं अपनी जगह से। अच्छा, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि आपने किसी को मास्टर ऑब्जेक्ट या की ऑब्जेक्ट नहीं बताया। वो कर रहा है सेंटर पॉइंट के हिसाब से, सेंटर पॉइंट उसको जहां पर नजर आता है वो उसके हिसाब से उसको अलाइन कर देता है। यानी मैं जब इसको अलाइन करने लगा हूं ना, ये देखिए होगा क्या कि मैं इसे कह रहा हूं कि इसके इक्वल कर दो। ये देखिए मैंने इसको इक्वल किया तो दोनों आपस में हिले और सेंटर पॉइंट दोनों के पेविट पॉइंट आकर इक्वल बैठ गए। मैंने इसको जब इस तरह कहा तो फिर दोनों के सेंटर पॉइंट इक्वल बैठने के लिए फिर दोनों ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ये हो गई सेकंड नंबर वाली अलाइनमेंट। यानी आपने पहले नंबर पर क्या किया कि आर्टबोर्ड के साथ अलाइन किया, नंबर 2 पे आपने क्या देखा कि ये ऑब्जेक्ट आपस में कैसे अलाइन हो रहे हैं। अच्छा, मैं इसको जरा डिलीट कर रहा हूँ। मैंने एक इस साइज का ऑब्जेक्ट बनाया, एक इस साइज का है और एक जरा स्मॉल साइज है और एक ये। सबको सेलेक्ट किया और मैंने कहा सेंटर करें और इक्वल कर दें, ठीक है। अब ये सेंटर इक्वल जब मैंने कहा तो हुआ ये कि ओवरऑल जो स्पेस आ रही है उसका सेंटर बनता है तकरीबन यहाँ पर, इस एरिया में सेंटर बनता है। यानी ये जो ओवरऑल जो बाउंडिंग बॉक्स बन रहा है इसका सेंटर यहाँ बन रहा है। अभी तक जो हमारी सिलेक्शन हो रही है वो किस पे हो रही है, लाइन टू सिलेक्शन के ऊपर। यानी जो सिलेक्शन वाली बाउंड्री बनी होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी अलाइनमेंट हो रही है। मैं इसको यहाँ से जब सेंटर कहता हूँ, यहाँ से सेंटर कहा और उसके बाद इक्वल कहा तो इसने उसी पॉइंट को पिक किया जो कि ओवरऑल था। ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक ऐसा ऑब्जेक्ट बताऊं जिसके मुझे सेंटर इक्वल करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे सिलेक्टेड हैं,
मैं इस वाले ऑब्जेक्ट के सबको अलाइन करना चाह रहा हूँ। अच्छा, जब आप एक बार सिलेक्शन ले चुके हो, आपने जो ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी जिसकी बेस के ऊपर सारे ऑब्जेक्ट उठ के उसके सेंटर में आ जाए, तो आप उसको एक और बार क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाएगा। जब वो हाईलाइटेड हो तो आप उसको सेंटर करें और इक्वल करें, तो सारे ऑब्जेक्ट उसके गिर्द आकर सेंटर होंगे, बजाय के वो ओवरऑल सिलेक्शन के गिर्द हो रहे हैं। ये 3 रूल थे। यहाँ देखिए, इस वक्त अगर आप देखें तो की ऑब्जेक्ट वाला ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, ये तीनों सिलेक्शन रूल्स मैंने बता दिए। लेफ्ट लाइन बॉटम क्या होता है ये भी बता दिया। अच्छा, एक चीज होती है इसमें तो खैर, स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट को हम स्पेसिंग देख लें, ये सारे आपके ऊपर वाले कवर हो जाएंगे। देखें, होता क्या है कि मेरे पास लास्ट पॉइंट, ठीक है, दोबारा देख लें। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम सबको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम जब सेंटर कर रहे थे, तो ये जो ओवरऑल जो एक सिलेक्शन बाउंडिंग बॉक्स बन रहा है, इसका सेंटर तकरीबन यहाँ करके बन रहा है। इस सेंटर पे सारे ऑब्जेक्ट आकर कंबाइन हो रहे हैं, यानी सेंटर हो रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जिसको मैं कहूं कि इसको आप मास्टर बना लें या इसको आप की ऑब्जेक्ट बना लें और सारे आकर उसके गिर्द सेंटर हो जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जब आप एक बार सिलेक्शन कर चुके हो, जिसको आपने की ऑब्जेक्ट बनाना है उस पर आकर एक बार और क्लिक कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाएगा। अब मैंने इसको बनाया, तो जब मैं सेंटर करूंगा तो सारे इसके सेंटर में चले जाएंगे, और जब मैं इक्वल करूंगा तो सारे इसके इक्वल आ जाएंगे। हाँ जी, क्लियर हो गई बात? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट का मैं आपको बता रहा था। देखिए, डिस्ट्रीब्यूट बेसिकली स्पेस को मैनेज करने के लिए होता है। मैं यहाँ से कुछ चीजें रख रहा हूँ डिफरेंट फासले के ऊपर। जैसे यहाँ फासला कम है, यहाँ बहुत ज्यादा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सब के सब का डिस्टेंस इक्वल हो जाए। तो आप यहाँ से स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे तो सबका डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट आपके कुछ इस तरह रखे हुए होते तो फिर आप वर्टिकल वाले को, यानी इसको क्लिक करते तो ये सारा डिस्टेंस इक्वल कर देता। हाँ जी, अलाइनमेंट पैनल मैंने जितना भी अभी आपको बताया वो सारा समझ आ गया। देखिए, मैं जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये देखें, मैंने इनको ग्रुप किया हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाले इसके सेंटर में आ जाए और ये अपनी जगह से ना हिले। अगर तो मैं ऐसे ही कर दूंगा ना, तो ये वो भी अपनी जगह से हिल गया और वो भी हिल गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसके सेंटर में करना है, तो मैं इसको क्लिक कर लूंगा एक बार फिर। इसको मैंने की ऑब्जेक्ट बना दिया। ये वाला ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बाकी के सारे ऑब्जेक्ट इस अपनी पोजीशन चेंज करते हुए इसके सेंटर इक्वल हो जाएंगे आप, यानी सेंटर एंड इक्वल। इस वजह से मैंने आपको अलाइनमेंट यहाँ पर पढ़ाई है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि यहाँ पर सेंटर, सॉरी, अलाइनमेंट की कितनी जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी, मलिक शौकत। अच्छा, वर्टिकल वाला, उससे भी लास्ट पॉइंट। अच्छा अच्छा, वर्टिकल वाला मैं ये कह रहा था कि एक, दो और ये तीन, तीन ऑब्जेक्ट हैं। अगर तो ये इस तरह लंबाई के रूप में वर्टिकल पड़े हुए हैं, तो आप वर्टिकल वाले बटन पर क्लिक करेंगे इनका डिस्टेंस इक्वल करने के लिए। और अगर ये वाले ऑब्जेक्ट इस तरह हॉरिजेंटल रुख पे पड़े हैं, तो फिर आप हॉरिजेंटल वाला बटन क्लिक करेंगे इनका हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए है, और दूसरा वाला जो है ये वर्टिकल डिस्टेंस के लिए।
क्लियर हो गई बात? हाँ जी ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं इसको सेंटर कर चुका हूँ। सेंटर करने के बाद मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, यूनाइट कर दूंगा। ठीक हो गई बात? अच्छा, जब मैंने यूनाइट कर लिया, यूनाइट करने के बाद मुझे इनसाइड शेप बनानी है। राइट क्लिक किया, यहाँ से मैंने एलिप्स लिया। एलिप्स लेने के बाद इसको मैंने ऐसे और ऑल्ट की के साथ कुछ इस तरह से, देन इसी की एक कॉपी लेंगे, यहाँ आप लगा लेंगे इस तरह सेंटर। बाद में हम इसको सेंटर इक्वल कर लेते हैं, अभी अभी के लिए हम इसको ऐसे रहने देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इनका एक ग्रुप कर दिया या कंट्रोल जी कर लिया। जब भी मैं ग्रुप की बात कंट्रोल जी प्रेस करूं तो इसका मतलब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं। ये बात अब जरा अपने ज़हन में आहिस्ता आहिस्ता इनको जगह देते जाएं ताकि आप लोग इससे यूज टू हो जाए। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने, सॉरी, इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको मैंने की ऑब्जेक्ट बनाया। मेरा माउस असल में ना 2 बार क्लिक हो रहा है, काम कर रहा है। शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया एंड इसको एक बार फिर क्लिक कर दिया, हाईलाइटेड वाला की ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने इसे कहा कि आप अलाइनमेंट में आए और इसको इसके सेंटर में कर दें। वो ऑलरेडी सेटिंग ऐसी हुई भी कि वो समझ लें कि बाई चांस सेंटर आ गया। अच्छा, जब ये सेंटर आ गया तो आपने इसको एक बार यूनाइट कर दिया। यूनाइट करने के बाद आपने शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया और एक बार और क्लिक किया, की ऑब्जेक्ट बना। आपने अलाइनमेंट में जाकर एक बार इसको सेंटर कर लिया। सेंटर किया तो ये तकरीबन इक्वल या थोड़ा सा बस नीचे ले आते हैं हम, बाकी सारा ठीक है। ये चीज बन गई। अच्छा, ये करने के बाद हमने अब आईब्रोज, आई बॉल और नोज और माउथ बनाना है। देख लें, मैं यहाँ से ये कर रहा हूँ, इसको हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, कुछ ऐसे। अच्छा, यहाँ पर मैंने कॉपी ली और ये किया। अब ये भी हो सकता है कि मैं सिंपली यहाँ से आऊँ, पाथ फाइंडर में जाकर मैं कहूँ जी माइनस फ्रंट कर दें, वो बात नहीं आई। मैं इसे अगर कहूँ इंटरसेक्ट कर दें तो अब सेम वही चीज़ आ गई। दूसरा ये था कि मैं शेप बिल्डर लेता, आल्ट की प्रेस करता, इसको उड़ा देता, इसको उड़ा देता, तो बात अभी भी वही है। आपने ये देखना है कि ज्यादा स्टेप आपको किस में फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये था कि मैं सिंपली क्या करूंगा, मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं। कहीं पर शेप बिल्डर ज्यादा अच्छा काम करेगा, कहीं पर आपके शेप मोड ज्यादा अच्छा काम करेंगे। अच्छा, अब देखें, दोनों के दोनों आपके पास मौजूद हैं, आपने दोनों को सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर एक क्लिक करने से आपका काम हो रहा है और दूसरे केस में आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एक, आल्ट प्रेस किया, दो, क्लिक किया, तीन, क्लिक किया, चार, और दोबारा इस पर आकर क्लिक किया, पांच। पांच स्टेप और क्या एक स्टेप, तो कौन सा वाला बेटर रहा? इस दफा हमारा शेप मोड बेटर है। ठीक है, तो मैं इसको उठाकर रख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक हो गई जी बात। और इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको हमने क्या कह दिया कि आप इसको कलर ब्लैक दे दें और दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर मूव करा दिया। अच्छा, राइट क्लिक करें, यहाँ से जाएं ट्रांसफॉर्म में। मैं चाह रहा हूँ कि आई को मैं रिफ्लेक्ट कर दूं, यानी इस तरफ देख रहा तो ये इसके ऑपोजिट देखने लग जाए। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और रिफ्लेक्ट पर क्लिक करेंगे। रिफ्लेक्ट पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ से प्रीव्यू ऑन करना है। प्रीव्यू ऑन करेंगे तो आपको दिखा देगा क्या बनने लगा। कॉपी लेंगे तो वो भी उसी एंगल पर मौजूद रहेगा और इस एंगल पर एक कॉपी आ जाएगी, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, सेम इसी को करना था तो हमने यहाँ पर इसको ओके कर दिया। अच्छा, अब मजीद क्या है कि हम यहाँ से सॉरी इसी को ही ले लेते हैं। मैंने इसकी एक कॉपी ली और कॉपी लेने के बाद मैं इसको कुछ इस तरह और ऑल्ट के साथ कुछ इस तरह बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि ऊपर वाली आईब्रो बन जाए। सिलेक्ट करेंगे, माइनस फ्रंट कर देंगे।
और उठाकर इसको यहाँ रख देते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ और शिफ्ट एक्स, ताकि ये कलर फिल के ऊपर चला जाए। और यहाँ से आल्ट के साथ आपने यहाँ रखा और राइट क्लिक करके रिफ्लेक्ट कर दिया, ताकि दोनों की सेम उसके ऊपर आ रहे हो। मैंने इसको प्रीव्यू ऑन है, ओके कर दिया। अच्छा, ये हो गया। देन हम क्या करेंगे, मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कुछ इस तरह से शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्शन में ऐड किया और थोड़ा सा नीचे उतार। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि आप सिंपली नोज बनाएंगे। नोज आपको पता है कैसे बननी है, ठीक है जी। अ, इसको इसके साथ की ऑब्जेक्ट बनाकर सेंटर, ठीक है। अलाइनमेंट अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए, बड़ी इजी है। अच्छा, यहाँ से नीचे कॉपी ली, आल्ट के साथ ऊपर एक और कॉपी ले ली और यहाँ से ये किया, ऊपर ले गए और थोड़ा सा ऐसे किया ताकि इसका थोड़ा सा स्माइलिंग फेस बन जाए। दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर लेना वो ले लें, आल्ट के साथ इस तरह ड्रैग किया तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे उतार रहा हूँ और ये ऑलमोस्ट ठीक है। ओवरऑल हम क्या करते हैं, इतना इतना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ओवरऑल हम इसको थोड़ा सा नीचे उतार लेते हैं। अब क्या रह गया, ईयर्स वाला पार्ट और ये जो ऊपर इसके हेयर्स नजर आ रहे हैं, ये बचते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ से एक शेप लेंगे जो कि इसके ऊपर एग्जैक्ट बैठ जाए। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था स्पेस बार के साथ आप इसको मूव कर सकते हैं किसी भी उस शेप को जिसको आप ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। स्पेस बार छोड़ के आप उसका अगेन साइज रीएडजस्ट कर सकते हैं। यार मेरा माउस हिल रहा है। अच्छा जी, ये इस तरीके से ये आपने इसके ऊपर लाकर बिठाना है। अच्छा, चलो खैर, ये ना क्लिक कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। अच्छा, मैं इसको वैसे मैनुअली बिठा रहा हूँ, अब वो चीज़ तो नहीं हो रही, तो हम इसको मैनुअली बिठा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमने मैनुअली बिठा लिया तो मैं इसकी एक इधर कॉपी ला रहा हूँ, ठीक है। और ऑल्ट के साथ इसको ऐसे बड़ा करूँगा कि ये क्या हो जाए, ये इस वाले के ऊपर, यानी ये जो इसकी जो शेप आ रही है इस पर आकर कुछ इस तरह से बैठ गई, ठीक है। और देन हम क्या करेंगे कि ये जो बाहर वाली शेप है और ये वाली शेप है, इनको माइनस फ्रंट कर देंगे तो ये बचेगा। जब ये बचे, आपने इसको स्मॉल कर देना थोड़ा सा और इसकी इधर लाकर एक कॉपी लेनी है और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाकर और इसको आपने रिफ्लेक्ट कर देना। रिव्यू आपसे पूछेगा, आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे। देन हम क्या करेंगे कि ये अब दोनों इक्वल स्पेस पर होने चाहिए, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी प्रेस किया। ज़रा मेंशन करें कंट्रोल जी क्यों किया मैंने। इस पे क्लिक करके एक बार फिर क्लिक करेंगे, की ऑब्जेक्ट बनेगा और सेंटर कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब रह गए इसकी ऊपर जो हेयर्स हैं, उनके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। और ऑल्ट की के साथ जैसे हमने मून बनाया था कुछ उसी तरह का सीन करने लगा। यहाँ से आपने इसको कर दिया माइनस फ्रंट, ठीक है। मैं उस पर आता हूँ, जरा हेयर कंप्लीट करने दे, मैं उसको फिर आपको दोबारा बताता हूँ। जो जो पॉइंट जिसका रह गया हो फिर उसको हम रिपीट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से आप एक रेक्टेंगल लेंगे और उस रेक्टेंगल से आप इसको माइनस फ्रंट कर देंगे तो आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। इसको आप यहाँ लाकर लगाएं। हाँ जी, क्या करूँगे, इधर भी आ जाइए, इसकी कॉपी एक इधर भी आ जाए, क्या करूँ। ठीक है जी, वेरी गुड।
मैंने इसकी एक कॉपी ली, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप ट्रांसफॉर्म वाले पैनल में जाएं, यहाँ से आकर इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दें। रिफ्लेक्ट नहीं करना तो आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दें कॉपी लेकर। दोनों को सिलेक्ट किया और पाथ फाइंडर में आकर यूनाइट कर दिया। ठीक है, ये बन गया। तो ये आपका पूरा मंकी रेडी हो गया। और थोड़ा सा मैं इसको साइज में बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, अब ईयर्स वाला पार्ट कह रहे हैं दोबारा रिपीट कर दूं, तो ये देख लें, मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। ठीक है, और वो असल में ना उस तरह से मेरे से माउस छूट रहा है, जिसकी वजह से मैं इसको सही नहीं कर पा रहा था। मैंने इसको इस तरह से ड्रैग किया और यहाँ पर लाकर इसको मैंने ऐसे बिठा दिया। अब ये बैठ गया ना, तो आपने इसकी एक कॉपी ले लेनी है। इसी की एक कॉपी ली और उस कॉपी को इस तरह हाइट वाइज बढ़ा दिया। इतना बढ़ाना है कि ये जो ऊपर से जो ये लाइन आ रही है ना, इसके ऊपर आकर एग्जैक्ट बैठ जाए। जब ये इस पर आगे एग्जैक्ट बैठ जाएगा, दोनों को सिलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर देंगे, तो वो उतने ही वो ऐसा लगेगा जैसे ये लाइन कंटिन्यू होके ऐसे आ रही है। अब आप इसको इन साइड पकड़ कर छोटा कर देंगे। ये किया था मैंने। जी समझ आई? कुछ किसका क्वेश्चन था ये? कौन है? साद था मेरा ख्याल, साद मीर। हाँ जी, अब आपको मंकी वाली असाइनमेंट दी जाएगी तो हो जाएगी। शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट की। मैंने बताया था कि जब भी आपने इक्वली किसी भी चीज को छोटा बड़ा करना है, तो आप शिफ्ट के साथ शिफ्ट एंड ऑल्ट की प्रेस करेंगे, तो ये चारों तरफ छोटा या बड़ा हो रहा होगा, ऑल्ट एंड शिफ्ट की के साथ। अब देखिए इनसाइड भी जा रहा हूं, तो ये ऑल्ट एंड शिफ्ट की के साथ इक्वली साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। माउथ वाला पार्ट मैं कर देता हूँ। इसकी बात कर रही हैं? जी महविश। अच्छा, देखिए ये सिंपली पता क्या है, एक सर्कल लिया आपने, उसमें था मेरे ख्याल, उसमें मैं भी आपको ना सही समझ आ रहा हूँ। एक सर्कल और लेकर उसकी कॉपी ली, इधर रखी, और एक सर्कल और लिया यहाँ सेंटर में, और इसको आपने बड़ा करके, ठीक है, और दोनों को सिलेक्ट करके यूनाइट कर दिया। ये किया, और इसको उठाकर हमने यहाँ पर ऐसे रखा हुआ, जिसको अब अगर मैं बड़ा करूंगा तो ये भी एग्जैक्ट बैठ जाएगा। ये किया हुआ। जी क्लियर है महविश? अच्छा, ठीक है, मंकी वाली असाइनमेंट हो गई। अब हम बनाएंगे नोज और स्माइल। नोज तो बहुत मुश्किल काम बता दिया तुमने। वो तो मैंने मेरा कल फर्स्ट टाइम ही किया था, उसके बाद तो नहीं होना अब नोज वाला। अल्लाह के बंदे, सिर्फ इसको लेना, एलिप्स को, और इस तरह ड्रा कर लेना, नोज बन गई। माउथ की बात कर रहे हो, तो हमने क्या करना है कि नोज को ही नीचे लाना है और नोज में से माउथ निकाल देना है। ये नीचे लाकर एक दफा कॉपी ली, आ गई। आर्ट के साथ थोड़ा सा ऊपर ले जाकर एक और कॉपी लेनी है, और इसको ऊपर से ऐसे बढ़ा देना है, और साइडों से आल्ट की के साथ दोनों तरफ बढ़ेगा। अगर आप आल्ट की छोड़ देंगे तो एक तरफ बढ़ रहा होगा, और अगर आल्ट की प्रेस कर लेंगे तो दोनों तरफ बढ़ रहा होगा, और अगर शिफ्ट की भी साथ प्रेस कर लेंगे तो चारों तरफ बढ़ रहा होगा। ठीक है, ये किया।
अच्छा, आर्ट के साथ कॉपी लेंगे, आर्ट के साथ थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा करेंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे, दोनों को सिलेक्ट किया, माइनस फ्रंट, ये किया था। हाँ जी, मुबारक। अच्छा, दो लोगों का क्वेश्चन था, मुबारक का भी और कैश का भी। अच्छा देखें, अभी आपको अगर मिक्स हो रहा है ना, वीडियो देने का पर्पस ये है कि आप उसको रिवाइंड कर करके एक एक स्टेप को फॉलो करें। जब आप एक एक स्टेप को फॉलो करेंगी तो कुछ भी मिक्स नहीं होगा। देखिए, अभी मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ ना, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी कि चीज़ें मिक्स हो रही हैं। जब आप इसको खुद एज प्रैक्टिस के तौर पर चीज़ें कर रही होंगी, यानी एक एक चीज़ को खुद अपने हाथ से बनाएंगी, तो कुछ भी मिक्स नहीं होगा। और देखा जाए तो सारी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट है, नोज, माउथ और आईज, आईब्रो, ईयर्स, हेयर्स, सारा कुछ। समझ आ गई बात शीजा? देखिए, अभी ना जब तक आप किनारे पे खड़े रहेंगे ना, यानी समुंदर के या दरिया के, तो आपको गहराई का अंदाजा नहीं होना। और जब बंदा उस काम में उतर जाता है ना, तो फिर जो है ना, स्विमिंग कोई काम ही नहीं रहता। कौन सी राइट साइड की? राइट साइड कौन सी? मोहम्मद उमर आसिफ। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। शेप मोड्स वगैरह कैसे, पाथ फाइंडर ये बताए तो हैं अभी मैंने सारे के सारे। शेप मोड्स भी, पाथ फाइंडर भी, सारे अभी क्लास में एक्सप्लेन किए। हाँ जी, क्लास नहीं किए ये एक्सप्लेन। अगर आप लेट हैं या बाद में ज्वाइन किया है तो वो रिकॉर्डिंग में मौजूद होगा, उसको आप देख सकते हैं। वर्क स्पेस का कह रहे हैं, ये कह रहे हैं उमर आसिफ? अच्छा, देखिए होता पता क्या है, ये लिखा हुआ है असेंशियल, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे कहता हूँ कि लेआउट। मैंने लेआउट चेंज किया, पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है, लग रहा कि लेता नहीं उस पर ये टाइम। तो वर्क स्पेस चेंज हो गया, यानी पूरा लेआउट चेंज हो गया, मैंने लेआउट वाला वर्क स्पेस लिया, ठीक है। अच्छा, देखें, मैं यहाँ से इसे कहता हूँ कि एसेंशियल में जाएं, वापस। ये आ रहा है, ये आपके पास, मैं अगर इसको यहाँ से कह देता हूँ जी क्लोज टैब ग्रुप, ठीक है। यहाँ से आकर मैं इसको कह देता हूँ क्लोज टैब ग्रुप, इसको कह देता हूँ जी क्लोज टैब ग्रुप, ठीक है। ये मैं सारा यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया, क्लोज टैब ग्रुप। ये आपके पास इस तरह है। सपोज मैं सबसे पहले कहता हूँ मुझे अलाइनमेंट पैनल लेना है। अब अगर मैं अलाइनमेंट पैनल पे क्लिक करूंगा तो ये आपके पास आ गया। ये अगर यहाँ नहीं आएगा तो ये आपके पास इस तरह से यहाँ बाहर आ रहा होगा।
ठीक है, यहाँ बाहर आ रहा होगा, उससे परेशान ना होइएगा कि हमारा यहाँ नहीं आया। आप इसको ड्रैग करेंगे और इस साइड पर जाकर, यानी इस दूसरी साइड पर आप यहाँ पर उसको ड्रॉप कर देंगे। ये ड्रॉप हुआ, अलाइनमेंट पैनल के साथ ट्रांसफॉर्म एंड पाथ फाइंडर आपका साथ आता है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ से जाकर नेक्स्ट सपोज कलर वाला आ रहा था, ये कलर वाला पूरा पैनल आपको यहाँ मिलेगा। आपने इसको भी, ये अलग बन रहा है तो आप इसको ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे नीचे, ठीक है, तो ये यहाँ पर वापस आ जाएगा। अब हमने क्या सेटिंग रखी थी, इसको इसके ऊपर रखा हुआ था, सॉरी। अच्छा, इसमें ये कंट्रोल जी नहीं होना, इसको हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, मिस्टेक हो गई मेरे से। यहाँ पर आप इसको इसके अंदर रखेंगे इस तरह से, और थीम कलर को निकाल कर रखेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये हो गए, कलर हो गया। फिर एक और पैनल था जिसका नाम स्वेचेस के नाम से था। स्वेचेस पर आपने क्लिक किया, स्वेचेस आ गए, स्वेचेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया आपने। सपोज यहाँ पर ड्रैग क्यों नहीं हो रहा, ये मेरा कल मेरा माउस नहीं काम कर रहा। हाँ, अब हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, ठीक है। अच्छा, अब आपने ना इनकी पोजीशन चेंज कर लेनी है, लाइक मैं इसे कह रहा हूँ कि इसको ड्रैग, ओवरऑल हो रहा, यहाँ से मैं इसे कहता हूँ कि इसको यहाँ से ड्रैग करें, यानी ये पूरा टैब ग्रुप मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, और इसको ले जाकर मैं यहाँ नीचे रख रहा हूँ। मेरा ना माउस छूट रहा है बार बार, जिसकी वजह से सेटिंग नहीं सही आ रही। अच्छा, यहाँ से जब आप ये चीज़ें कर रहे होंगे ना, यानी इसको अलाइन वगैरह कर रहे होंगे, ये पूरा का पूरा ऊपर आकर लगना। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें मैंने एक और पैनल रखा हुआ था, वो मेरा ख्याल करेक्टर वाला पैनल था। यहाँ से विंडो में जाएंगे और आप आ जाएंगे टाइप में, और टाइप में ये करेक्टर पैनल है। करेक्टर पैनल जैसे यहाँ आ रहा है, मैं इसको ना पहले निकाल लेता हूँ, नहीं तो ये कोई मसला कर रहा है मेरा। माउस डबल क्लिक हो जाता है तो पूरा का पूरा पैनल ही बाहर हो जाता है। अच्छा, इसको मैंने उठाया और यहाँ लाकर, फिर माउस छूट गया, माउस से कुछ करना ही पड़ेगा। ये अब मैंने एक सेटिंग की। आपने क्या करना है, यहाँ से जब आप सेटिंग कर चुके हो, यहाँ राइट क्लिक करें और इसे कहें कि न्यू वर्क स्पेस, ठीक है। जैसे मैंने नई वर्क स्पेस का नाम रखा ग्राफिक्स क्लास, ग्राफिक्स क्लास बाइटेक्स रखते हैं, चले। मैंने ये रख के और इसको ओके किया। अब ये आपके पास यहाँ पर चेंज हो जाना चाहिए, ग्राफिक्स क्लास बाइटेक्स आ गया, ठीक है। आपने यहाँ से आकर कोई भी एसेंशियल ले लिया या पेंटिंग ले लिया, कुछ भी ले लिया, वो आप, यानी वो आपका अप्लाई हो गया। अब आप चाहते हैं कि जो मैंने सेटिंग की थी वो वाली सेटिंग्स मेरी वापस आ जाए, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे कि आकर क्लिक करेंगे, वहाँ देखेंगे कि आपका ग्राफिक्स क्लास बाइटेक्स वगैरह आ रहा है, तो उसके ऊपर ये देखिए पेंटिंग वाला चेंज हो रहा है।
अब ये चेंज हो गया ना पेंटिंग से, तो हम इसमें जाकर कहाँ ये आ रहा होगा ग्राफिक्स क्लास बायटेक्स, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने से क्या होगा कि जो मैंने सेटिंग की थी वही वाली सेटिंग मुझे वापस मिल जाएंगी और मैं उन्हीं पे अपनी वर्किंग कर सकूंगा। ये आप इलस्ट्रेटर बंद करके ओपन कर लें, कम सिस्टम बंद करके ओपन कर लें, वो सेटिंग आपकी वहीं पर सेव रहेगी जहां पर मौजूद थी। ये देखिए जी वही सेटिंग आ गई जो हमने ग्राफिक्स क्लास बायटेक्स पे की थी। इस तरह से आप अपना वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं। वर्क स्पेस समझ आ गया? अच्छा, मंकी असाइनमेंट को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और देन हम आ जाते हैं यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 9। ये क्लाउड्स हैं, बना लेंगे। एक बैकग्राउंड बनाना है, सिंपल एक बॉक्स लेना है, उसके कॉर्नर राउंड करने हैं और ऊपर से क्लाउड बना देने हैं। देखें, देख लें, जिन लोगों को कंफ्यूजन उनकी भी दूर हो जाएगी। एक सर्कल लिया, ठीक है, इस सर्कल की एक कॉपी ली, उसकी एक और कॉपी ली, इधर आकर एक यहाँ कॉपी ली, इधर आकर एक यहाँ कॉपी ले ली, उसके बाद बीच में बेशक रिपीट कर दें जैसे भी करने हैं। ये सारे हो गए, ठीक है। सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से यूनाइट कर दिया। यहाँ से आकर आप लेंगे रेक्टेंगल, उसको आपने इस तरीके से ये लिया और देन क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन यहाँ यूज करें? माइनस फ्रंट। ये आपका क्लाउड रेडी हो गया, ठीक है। आपने यहाँ से ये करना है कि कंट्रोल शिफ्ट, अच्छा, यहाँ पर ये देखें कि मैं ये शेप बनाई और इसको मैंने यहाँ से कलर दे दिया ये वाला। अब वो क्लाउड नीचे चला गया, ठीक है। क्लाउड नीचे है जबकि शेप यहाँ पर मेरी ऊपर आ रही है। जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, आपको इसकी स्ट्रोक नजर आना शुरू हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, जब एक चीज सिलेक्ट हो और अगर उसको शिफ्ट प्रेस करके दोबारा क्लिक करें तो वो क्या हो जाती है, डी सेलेक्ट हो जाती है। जब वो डी सेलेक्ट हो जाए तो आपके पास सिर्फ क्लाउड बच गया। इसको आप राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे और इसे कह देंगे ब्रिंग फ्रंट। ब्रिंग फ्रंट से मतलब कि उसको ऊपर ले आओ। वो ऊपर आ गया, उसका कलर आप यहाँ से वाइट कर देंगे। और यहाँ देखें, ये कॉर्नर जो है थोड़े थोड़े से राउंड हुए हुए हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इस कॉर्नर को क्लिक करके ऐसे राउंड कर लेंगे, एक बार इस पे क्लिक करेंगे और इसको ऐसे राउंड कर लेंगे। हाँ जी, कर लेंगे। यानी अगर आपने इसको बैक ले जाना हो तो राइट क्लिक करके अरेंज में जाकर सेंड बैक, पीछे चला जाएगा। राइट क्लिक करके अरेंज में जाकर ब्रिंग फ्रंट, शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट से फ्रंट पर आएगा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से बैक पर आएगा। और ये क्या है कि ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेट बैकवर्ड, इससे मतलब ये होता है कि मैं अगर अभी के लिए इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको डी सेलेक्ट कर दिया, इसको ऊपर ले आए। ये देखिए, दो तीन चीजें जरा समझ लें। आपके पास एक ये बॉक्स है, ठीक है, इसका कलर है जी रेड या ग्रीन। आपके पास एक और बॉक्स है और एक और बॉक्स है। बाय डिफॉल्ट होता ये है कि जब भी आप कोई नया बॉक्स बनाते हैं वो हमेशा बाकियों के ऊपर आता है, ठीक है। अच्छा,
अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें से किसी एक बॉक्स को पीछे चला जाए, यानी मैं चाहता हूँ येलो वाला रेड के पीछे चला जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाकर सेंड बैकवर्ड करूँगा, यानी कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, शिफ्ट नहीं प्रेस करना, सिर्फ कंट्रोल, इस पे क्लिक किया तो एक स्टेप पीछे गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट या लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से एक एक स्टेप पीछे आ रहा है, इससे आपको सही अंदाजा होगा। ग्रीन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट एक स्टेप ऊपर आया, फिर ऊपर आया, कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट एक स्टेप पीछे गया और सबसे पीछे चला गया। अगर आप चाहते हैं कि बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब के सब को बाईपास करके ये ऊपर आ जाए, तो आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट की भी प्रेस करेंगे, ये ऊपर, यानी इसके साथ कंट्रोल शिफ्ट राइट स्क्वायर ब्रैकेट से सबसे ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से सबसे नीचे। हाँ जी, ये पॉइंट समझ आ गया कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टैकिंग ऑर्डर चेंज करना है और एकदम स्टैकिंग ऑर्डर कैसे चेंज करना है। देखिए, कीज तो मैं ये कह रहा हूँ कि राइट क्लिक करें ना अगर आप, तो अरेंज में जाएं तो उसके सामने की लिखी हुई है, इसको क्या मेंशन करूँ, ये देखिए कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, अगर आपने एक एक स्टेप आगे पीछे जाना है, और अगर आपने तमाम ऑब्जेक्ट को बाईपास करके ऊपर आना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट, तमाम ऑब्जेक्ट्स को बाईपास करके पीछे जाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। कीज सामने मेंशन है, इसके आगे देखे तो ये सारी कीज ही लिखी हुई है, वो कीज मैं लिख देता होता हूँ जो कि यहाँ पर आपको कहीं पर नहीं मिलेंगी। समझ आ गई बात? अच्छा, ये हो गया। अच्छा, थोड़ा सा सिलेक्शन टूल को जरा समझ लें, डायरेक्ट सिलेक्शन एंड सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है। अच्छा, देखिए, होता ये है कि मैं इसको डिफॉल्ट कर रहा हूँ, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं, एक ब्लैक कलर का है और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो एक वाइट कलर का है। सिलेक्शन टूल क्या काम करता है, मैंने आपको उसके 5-6 काम बताए थे। जी जी बताइए, आमिना मलिक। राउंड शेप मैंने कब बताया? ये जो क्लाउड के कॉर्नर जो राउंड की हैं, ये कह रही हैं? यही बताने लगो, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर करने लगो, इसको समझ लेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा देखें, सिलेक्शन टूल के मैंने 5-6 काम बताए थे आपको, जिसमें सिलेक्ट था, मूव था, कॉपी था, रोटेट था, और ये पता नहीं क्या क्या था। अच्छा, ठीक है, आप क्लास ले लें, अगर आपकी कोई क्लास है तो आप उसको अटेंड करें, फिर इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा, उसमें पता क्या है कि देखिए 10 बजे का टाइम है, हम अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो आपको 1 घंटा 30 मिनट की रिकॉर्डिंग मिलेगी। यानी अगर आप इसको रिकॉर्डिंग की तरफ जाए ना, यानी आपने लेक्चर प्रिपरेशन करनी कितनी देर की है, तो 1 घंटा 30 मिनट, हालांकि प्रॉमिस ये हुआ था 2 घंटे की होगी। अब 2 घंटे में कुछ आप लोगों के क्वेश्चन है जो कि मैं रिकॉर्डिंग के बगैर कर रहा होता हूँ,
जिसका आंसर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को ही क्लियर नहीं कर सकेंगे तो पढ़ाने का फिर फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से आप को अगर लीव करना है क्लास को तो आप वो बिल्कुल कर सकती हैं। मैं किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि नहीं है, जब तक मैं नहीं कहता नहीं जाना तो नहीं जाना, तो आप लीव कर सकती हैं बिल्कुल। उसके बाद आपके पास 7 डेज है। 7 डेज के अंदर आपने 4 घंटे लेक्चर सुनना है, यानी 7 डेज को 24 आवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 घंटे आपने लेक्चर सुनना है। और आप उसका डबल टाइम भी लगा लें, क्योंकि अगर आपने सीखना है उसको तो 7 डेज के अंदर 8 आवर्स, यानी 7 डेज के अंदर 8 आवर्स आप, मैं डबल कह रहा हूँ टाइम, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में आप कहीं रिमाइंड करेंगे, कहीं पर उसको जो है देखकर बनाएंगे। तो 8 आवर्स आपने वीडियो देखनी है और बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो असाइनमेंट तो समझ लें कि जो है वो तो आप मिनटों में बना लेंगे। जो ना समझ आए, मैंने आपसे कहा व्हाट्सएप ग्रुप है, चलें कोई बात नहीं, उनका राइट है। यानी जो भी कोई पूछ रहा है या जिसकी भी कोई रिजर्वेशन है उसको उसका पूछना बात करना उसका राइट है, हम उसको मना नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ देख लें कि मैंने आपको कुछ 5-6 काम बताए थे जिसमें से एक कॉर्नर राउंड भी था। जिसमें से क्या था कि कॉर्नर राउंड भी था। ठीक है। अच्छा, मैं अगर चाहूं कि इस शेप में मैं कुछ ऐसा करूं, यानी मैं एक तो इसको रोटेट कर रहा हूं, दूसरा मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी एक पॉइंट को, यानी ये क्या करता है एंकर पॉइंट्स के ऊपर काम करता है, इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको ड्रैग करके आगे ले जाता हूँ। ठीक है। और देन मैं क्या करता हूँ कि इन 3 पॉइंट्स को, इन 3 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैं सिर्फ इनको राउंड करना चाह रहा हूँ, वो वाला छोड़ना चाह रहा हूँ। ठीक है। यानी कुछ इस तरह से कुछ ऐसे ये हो गया। ठीक है। इसको हमने ऐसे किया, स्ट्रेट किया, ऐसे किया, और देन आप क्या कर लें कि यहाँ से हम इसको कुछ ऐसे लेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऊपर वाले 2 पॉइंट पकड़कर सिर्फ ऊपर वालों को राउंडेड कर रहा हूँ। ठीक है। और इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये किया, देन ऐसे किया। ठीक है। उसके बाद हमने इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देना, ट्रांसफॉर्म में जा रहा हूँ, यहाँ से जाकर आप इसको कर लें फ्लिप हॉरिजेंटल। ठीक होगी बात। इन सबको सिलेक्ट किया और पाथ फाइंडर में आकर आप इसको यूनाइट कर दें और इसको इसके बैक साइड पर ले जाए। ठीक है। तो इस तरह के काम आप छोटे छोटे सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं, जहां पर आपको किसी शेप को रीशेप करना है। ठीक है। जहां पर आपको साइज कम ज्यादा करना है वो आप करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। जब आपने किसी शेप के एंकर पॉइंट में से किसी एक एंकर पॉइंट को, दो को, तीन को अलहदा से रीशेप करना है, वहां पर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज कर रहे होंगे। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसका सिर्फ एक कॉर्नर राउंड हो, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, उस एंकर पॉइंट को सिर्फ पहले सिलेक्ट कर लें, तो इसका कॉर्नर यानी कॉर्नर राउंड विजेट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। जब आप इसको राउंड करेंगे तो सिर्फ एक ही कॉर्नर आपका क्या हो रहा होगा, राउंडेड हो रहा होगा। ठीक होगी बात। यही काम मैंने किया था जब मैंने क्लाउड शेप को बनाया था। मैं इसको कंट्रोल सी कर रहा हूँ जल्दी से। वापिस आ रहे हैं, ये थे कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो मैंने ये काम किया था कि मैंने यहाँ से आकर इसके सिर्फ इस एंकर पॉइंट को क्लिक किया था जिसका मुझे कॉर्नर राउंड विजेट नजर आना शुरू हो गया था। मैंने उसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पकड़कर थोड़ा सा ऐसे राउंड किया, और दूसरा काम मैंने ये किया कि इस वाले कॉर्नर राउंड विजेट को पकड़कर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ठीक है। अगर आप
किसी को सिलेक्ट नहीं करेंगे और आप इसको इस तरह से राउंड करेंगे तो ये आपका ऊपर वाले कॉर्नर भी राउंड हो जाएंगे। ये देखिए आपको ऊपर से नीचे से सारा, ये देखें ये देखिए मैं इसको कर रहा हूँ तो सारे के सारे हो रहे हैं। समझ आ रही बात? तो इस वजह से हम या तो अगर तो हम किसी ब्लैंक एरिया पर खड़े हुए हैं तो हम इस तरह ड्रैग कर लेते हैं। अब मैंने ड्रैग किया तो इसका ये वाला पॉइंट भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं अगर इस तरह से करता हूं तो ये सारा का सारा जैसे ये हो रहा है वैसे ऊपर से वो भी होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आकर इस पर एक बार क्लिक करके इसके इस एंकर पॉइंट पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं और इसको राउंडेड कर लेते हैं। ऐसे किया था जी। क्या नाम था? आमना। हो गया पॉइंट क्लियर? ठीक है, मैं इलस्ट्रेटर के हवाले से तो वैसे मैंने वीडियो शेयर की भी है, मैं आपको फिर भिजवा दूंगा, फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं भी। लास्ट हमारा टॉपिक रह गया और वो है जी अम्ब्रेला। इसके बाद हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। ये मैंने लिया, यहाँ से देखें इसको ज़रा मैं आपको करके दिखाने लगूँ ताकि टाइम हमारा ज़्यादा ना लगे। ये देखिए हम यहाँ से एलिप्स लेंगे, ये हमने एलिप्स ले लिया। एलिप्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक कर रहा हूँ और रेक्टेंगल लिया, इसको आपने यहाँ से इसके साथ माइनस फ्रंट कर दिया। जब ये माइनस फ्रंट हो गया तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 5 पॉइंट बने हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर 5 सर्कल्स लेने हैं, यानी शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल बनाया और उसको मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब मैं इसी सर्कल की कॉपी लूंगा इधर जब ये लग जाए। ठीक है, कंट्रोल डी, 4 5 सबको सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ स्मॉल करके दूसरे कॉर्नर से मिला दें और थोड़ा सा नीचे उतार लें। जब ये आप नीचे उतार लेंगे, ठीक है, इनको मैं पहले यूनाइट कर रहा हूँ और ओवरऑल दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कर रहा हूँ माइनस फ्रंट। या यूनाइट अगर नहीं हो रहा ये तो मैं इसको फटाफट शेप बिल्डर से कर लेता हूँ। शेप बिल्डर ऑल्ट के साथ हम इस तरह से इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। आफ्टर दैट हमने क्या करना है, इसका ये बनाना है, हैंडल बनाना है। तो हैंडल पे यहाँ पर एक आपके पास होता है राउंड रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल। आप जब इसको ड्रा कर रहे हो तो अप की प्रेस करेंगे तो राउंड होते जाएंगे, डाउन की प्रेस करेंगे तो स्ट्रेट होते जाएंगे। हमने यहाँ से अप की प्रेस करनी है और इसको बिल्कुल हमने राउंडेड कर लेना है। ठीक है, जब ये राउंडेड हो जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पाथ एंड ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पे पाथ क्या करता है कि इक्वली सेम डिस्टेंस के ऊपर कॉपी बनाता है। जैसे ये बन रही है तो आप इसको यहाँ से, इससे पहले अगर माइनस लगा देंगे तो कॉपी इन साइड बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके किया। अच्छा, ओके करने के बाद हम यहाँ से इसको मैं जरा उठाकर साइड पर रख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हुआ क्या है। यहाँ से हम इसको करेंगे माइनस। माइनस फ्रंट जब ये हो रहा है, माइनस फ्रंट हो गया तो आपने पहला काम तो ये कर लेना है कि राइट क्लिक किया, रेक्टेंगल लेके और इतने एरिया पे आपने इसको ये प्लेस किया और यहाँ से इतने एरिया पे, यानी मुझे ये वाला हैंडल चाहिए था, ये जो मेरे पास नजर आ रहा है। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट, सबको सिलेक्ट किया,
शेप बिल्डर लेकर आल्ट के साथ मैंने इतना इतना एरिया ये सारा यहाँ से कट कर दिया, तो आपके पास हैंडल भेजेगा। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, बार बार रीजॉइन, बार बार रीजॉइन, और इसको आप यहाँ रख देंगे। अच्छा, आप देखिए, मैं अगर इसको ऐसे पकड़कर बड़ा करूंगा तो ये शेप खराब हो जाएगी। आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, और इसको आपने इस तरह सेलेक्ट करके ऊपर की साइड पर ऐसे मूव कर देना है। हैंडल को आप जितना मर्जी बड़ा कर लेंगे, नीचे वाला एरिया खराब नहीं होगा क्योंकि हम एंकर पॉइंट्स के साथ चल रहे थे। ठीक है, ये आपने यहाँ रखा। कलर में, कलर आप इसको अगर कलर को पिक करना है, यहाँ पर एक टूल होता है आई ड्रॉपर, इस पे क्लिक करके यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दे तो सेम वही कलर पिक हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला कलर, ये वाला। अच्छा, जब ये आपका पिक हो जाए, ठीक है, तो देन हम क्या करेंगे, सेम यही कलर हम देंगे इसको भी, और इसको हम ले जाएंगे, सबसे पहले तो इसको हम बैक पर ले जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ये बैक पर चला गया, और बैक पर जाने के हैंडल मैंने बहुत ही लंबा कर दिया। अच्छा, चले हम इसको ऊपर वाले दो कॉर्नर्स पकड़कर इसको मैं थोड़ा सा नीचे, डाउन एरो की से मैं नीचे चला रहा हूँ, ये ज़हन में रखिएगा। डाउन एरो की से मैंने इसको नीचे की साइड पर चलाया, और उसके बाद मैं इसको उठाकर इस तरह से ऊपर ले गया। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है कि यहाँ देखिए, ये कुछ शेडिंग सी इसके अंदर एक सेम शेप बनी हुई है। अगर तो मैं इसको या ये करूं कि कंट्रोल सी कंट्रोल है और देन मैं स्मॉल करूं, तो ये वो चीज़ नहीं बनेगी। आप इसका कलर बेशक चेंज करके देख लें, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही टेक्निक काम आएगी जो कि अभी हमने माइनस फ्रंट वो पाथ फाइंडर वाली की, सॉरी ऑफसेट पाथ वाली की थी। ऑफसेट पाथ करेंगे, माइनस में रखकर इनसाइड कॉपी बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए प्रीव्यू लिया, अलाइन मैंने कहाँ किया है, अलाइनमेंट का तो पूरा पैनल अभी मैंने समझाया था। ये जब अंदर कॉपी आ गई, ठीक है, और बताएं क्या कह रही हैं आप, अलाइन क्या करना है, और आपने आई ड्रॉपर के साथ ये डिफरेंट कलर पिक किया। ठीक है, यहाँ से मैं ये कलर ले लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और देन ये कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यानी नीचे वाले दो कॉर्नर को सिलेक्ट किया, राउंडेड कर लिया यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन से ये वाले दो कॉर्नर सिलेक्ट किए और इनको राउंडेड कर दिया। और स्ट्रोक आप बेशक इसका नन कर दे, यहाँ से जाए स्ट्रोक पर जाकर नन कर दे, ये आपका अम्ब्रेला रेडी हो। हाँ जी, क्लियर या क्लियर ऑल। अलाइन करना क्या बता दें, अलाइन का जरा मेंशन करें। अलाइन का तो पूरा पैनल मैंने पढ़ाया है, अगर वो वाला कह रही हैं तो उसके लिए फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बिल्कुल इजी है, जब आप वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे कोई इशू नहीं आएगा। कोई इशू आए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें कि सर ये नहीं हो रहा, मैं आपका सिस्टम भी एक्सेस करके आपको बता दूंगा, नहीं तो मैं आपसे कहूँगा जो कर रहे हैं उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर मुझे जल्दी से सेंड करें। जो आप काम गलत कर रहे होंगे मैं पॉइंट आउट कर दूंगा कि ये पॉइंट आपने गलत किया। सैटरडे संडे को एक प्रीवियस बैच चल रहा है, उनकी क्लासेस हो रही हैं, तो मे भी हम रमज़ान में कोई टाइम रख लें, अगर कोई टाइम निकला
तो वो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज फ़िलहाल तो यही टाइमिंग, यही डेज हैं। रमज़ान में टाइम डिफरेंट हो जाएगा, वो 10 PM टू 12 PM क्लास हुआ करेगी। चलें जी, मेरा ख्याल क्वेश्चन किसी का और नहीं है। जल्दी से लेक्चर फीडबैक दे दें ताकि फिर हम क्लास को एंड करें और इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए। अच्छा, असाइनमेंट सेव करना और ये मेरे जहन से निकल गया था, इसको ज़रा देख लें। जैसे आपके पास ये असाइनमेंट है, ये वाली, आप ये असाइनमेंट बना चुके हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आर्ट बोर्ड जो लिया हुआ है उसके ऊपर इसको बड़ा करके इस तरह से ऐसे रख देना है, ठीक है। जब आप इसको ऐसे सेव करेंगे, ठीक है, और बेशक आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड बना लें। यहाँ एक आर्ट बोर्ड टूल है, आर्ट बोर्ड टूल से आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको चेक कर लें, तो आपका आर्ट बोर्ड की यानी आर्ट के साथ ही कॉपी बनेगी, ठीक है। आर्ट के साथ कॉपी बनेगी। मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स आप इस पे बना सकते हैं, जैसे 10 असाइनमेंट है तो 10 आर्ट बोर्ड, नहीं तो शुरू से ही 10 आर्ट बोर्ड ले आए। न्यू जब आप फाइल क्रिएट करेंगे तो वहां पर आप उसको बता दें कि जी 10 आर्ट बोर्ड हैं, तो मुझे यहाँ पर ये 10 असाइनमेंट बनानी, 10 आर्ट बोर्ड्स पर। तो हर आर्ट बोर्ड को डिफरेंट पर बनाएंगे। मैं बताता हूँ, कोई बता रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आप कंट्रोल S करेंगे, या फिर आप फाइल में जाकर, जो कि एक आम तरीकाकार होता है फाइल सेव करने का हर सॉफ्टवेयर में। अच्छा, यहाँ पर जाकर आप सपोज मैं डेस्कटॉप पर जा रहा हूँ, और डेस्कटॉप पर पहले तो मैं सेव कर लूँगा इसको, सपोज क्लास 01-02, या जैसे भी आप अपने नेम से रखना चाहें, जैसे भी एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल ही आप सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वही तरीका होता है कि जितना काम करते जाए साथ साथ कंट्रोल S प्रेस करते जाए, आपका डाटा सेव रहेगा। अच्छा, यहाँ पर इसको आपने सिर्फ ओके करना है, कोई भी चीज़ इसमें से नहीं छेड़नी, सीसी रहने देना है इसको। अच्छा, अब होगा क्या कि आपके पास ये आ रहा है, ये आपकी एक सेकंड असाइनमेंट थी, ठीक है। ये आपकी एक थर्ड असाइनमेंट थी, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि बाद में वहाँ पर जब हमारे पास तस्वीरें आए तो ये कोई भी चीज़ आपकी चेंज ना नज़र आ रही हो। X, ये, और यहाँ से। अच्छा, ये आपकी डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं, 10 पेज हैं, 10 असाइनमेंट है। आपने फाइल में जाना है, और फाइल में जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, या इसकी एक PDF बना देनी है। लाइक मैं यहाँ से आता हूँ, आप चले जाएं एसेट एक्सपोर्ट में। एसेट एक्सपोर्ट अगर आपको यहाँ पर नहीं भी नज़र आ रहा तो उसी तरह से विंडो में जाएंगे, और यहाँ पर कहीं एसेट एक्सपोर्ट, ये आ रहा है एसेट एक्सपोर्ट। एसेट एक्सपोर्ट में जाकर आप क्या करेंगे, इनको आप वन बाय वन ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये तरीका ज़रा आपके लिए मुश्किल होगा तो उसी पर ही मैं आपको बता देता हूँ, इसी को फॉलो कीजिएगा। फाइल, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स करके Alt-Control-E इसका शॉर्टकट है। यहाँ से आप लोकेशन बताएंगे उसको, ठीक है। लोकेशन बताएंगे कि आपने इसको सेव कहाँ करना है। जैसे मैं इसे कहता हूँ सिलेक्ट फोल्डर कर लिया, डेस्कटॉप या कोई भी नेम दे दिया किसी फोल्डर का,
डेस्कटॉप मैंने लोकेशन बताई, यहाँ से गए आप, इसमें जाकर आप इसे कहेंगे कि मुझे पीडीएफ बनानी है, ठीक है, और आल पेजेस को सिलेक्ट रखना है, यानी आपके 10 अगर यहाँ पेज आ रहे हैं आल होंगे तो 1-10 लिखा होगा। आल पेजेस को सिलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड, अच्छा अब ये क्या करेगा, फाइल लोकेशन को ओपन कर देगा क्योंकि यहाँ पर चेक लगा हुआ था। अच्छा अगर तो एक पीडीएफ बने, क्योंकि कुछ वर्जन्स में एक बनती है, कुछ में जो है ना हर पेज की अलग अलग बनती है। ओपन तो कर दिया वैसे इसने। अच्छा यहाँ पर अब क्या है कि एसेट के नाम से आया होगा ये कहीं से, ये आ रहा है आर्टबोर्ड कॉपी 1, आर्टबोर्ड 1, पता नहीं अब यही बनी है कि कुछ और है, यही बनी है। ये देखें ये अलग अलग आ रही हैं, अगर तो ये अलग अलग आ रही हैं तो फिर पीडीएफ करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बाद के वर्जन है ना 2021 उसके अंदर एक ही पीडीएफ बनती है। आपने सारा स्टेप वही रखना है, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन करने के बाद आप इसको सारा कुछ वही रहने देंगे, फाइल लोकेशन फोल्डर सब सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ आपने क्या करना है कि पीडीएफ की जगह जेपीजी 100 कर देना है, यानी यहाँ से जाकर जैसे पीडीएफ सेलेक्ट किया था आप इसको कर देंगे जेपीजी 100, जेपीजी 100 करके एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड, तो वो अलग अलग फाइलें सेव हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने इसको ये किया, अब काम ये करने वाला है कि जो असाइनमेंट जिस नाम से आपको दी गई है आपने उसी नाम से उसको रीनेम कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ इसको हम अगर अरेंज कर लें, ये आई है ना, आपने जैसे ये असाइनमेंट नंबर 9 है ना, आपने इसको क्या करना है, इसका नेम ही असाइनमेंट नंबर 09 लिख के फिर सबमिट कराना है। एक और असाइनमेंट है उसका है जी असाइनमेंट नंबर 5 है तो उसको 5 रखना है, इसी तरह से असाइनमेंट नंबर 10, इस तरह से आपने करना है। और जो गूगल ड्राइव क्या नाम है उसका, गूगल क्लासरूम पर जो अपलोड करने का तरीकाकार है उसके लिए मैं आपको कोई वीडियो शेयर कर दूंगा, उसको देखकर आप ये 10 की 10 जेपीजीज आप सबमिट करा सकते हैं। अगर पीडीएफ एक बन रही है तो पूरी एक पीडीएफ सबमिट करवा सकते हैं। हाँ जी ये तरीकाकार समझ आ गया। जेपीजी बनानी कैसे है, और जेपीजी को आपने सिंपली जाकर अटैच करेंगे, सबमिट कराएंगे तो असाइनमेंट सबमिट हो जाएंगी, उधर मेरे पास आएंगी तो मैं उनकी फिर अगर कोई मिस्टेक्स होंगी तो मैं मेंशन करूंगा कि ये मिस्टेक है, इसको आपने ठीक कर लेना है, और साथ साथ मैं मार्किंग कर दूंगा, और अगर कोई मैसेज हुआ तो वो मैं आपको मैसेज भी दे दूंगा। चलें जी, मेरा ख्याल और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं मीटिंग को एंड करने लगा हूँ। कोई पूछना है तो पूछ लें। लेक्चर फीडबैक दे दिया सबने। अच्छा जितनी भी चैट है ना आपकी नोटपैड फाइल में सेव हो रही होती है, यानी नोटपैड फाइल इसकी एक सेव होती है जिसपे आपने जो भी बात की, जो भी डिस्कशन हुई, जो भी लेक्चर फीडबैक दिया वो रिकॉर्ड में मौजूद रहता है। ठीक है जी, मेरा ख्याल हो गया सब कुछ। असाइनमेंट का तरीका, लेक्चर भी हो गया, लेक्चर फीडबैक भी हो गया। चलें जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, और असाइनमेंट सबमिट कराइएगा। जो चीज़ नहीं समझ लगती वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।